हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट फर्स्ट, और जिसके अंतर्गत हमने इस रेप्लिकेशन में काम में आने वाले प्रमुख एंजाइम और उसके अलावा काम में आने वाले प्रमुख शब्दों के बारे में पढ़ा था। और आज हम इस डीएनए रेप्लिकेशन के पार्ट सेकंड के अंतर्गत इस रेप्लिकेशन की कार्य प्रणाली या क्रियाविधि को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जब हम कार्य प्रणाली पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन प्रारंभ होगा वो कुछ विशिष्ट स्थलों से प्रारंभ होता है, और उन स्थलों को हम कहते हैं प्रतिकृति के उद्गम स्थल या ORI अर्थात ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले उन ORI को हम क्या करते हैं, पहचानते हैं, और उनको पहचानने का कार्य होता है ये कुछ प्रोटीन के द्वारा और साथ में हेलिकेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो कार्य प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले हमें उन विशिष्ट स्थलों को अर्थात ORI की पहचान आवश्यक है। तो पहला चरण होगा वो होगा ORI की पहचान अर्थात प्रतिकृतिकरण के उद्गम स्थल की पहचान। जब पहचान हो जाती है तो उस ORI पर अर्थात प्रतिकृतिकरण के उद्गम स्थल पर हेलिकेज एंजाइम जुड़ जाता है, और ये हेलिकेज एंजाइम होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने का, उनको पृथक करने का कार्य करता है। तो दूसरे चरण में जो हेलिकेज एंजाइम होगा ORI से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को पृथक करता है। ये हो गया है इस डीएनए रेप्लिकेशन का चरण दूसरा। अब इसके बाद में जब दोनों अलग हो जाते हैं तो वहां पर जहां पर ये दोनों अलग हुए हैं वहां पर एक बबल का निर्माण हो जाता है, और जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। दोस्तों यदि हम इस रेप्लिकेशन बबल को बीच में से काट दें तो हमें दिखाई देगा कि जो रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें दो स्ट्रैंड है वो अलग हो गए हैं, और इसके अलावा ये हेलिकेज एंजाइम है ये इस डीएनए स्ट्रैंड को अलग करने का कार्य करता है। हमने पढ़ा था कि जो हेलिकेज एंजाइम होता है ये जिप ओपनर की तरह होता है। जैसे जैसे पीछे की तरफ नया डीएनए स्ट्रैंड बनता जाता है ये आगे की तरफ चलता जाता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करता जाता है। दोस्तों जब ये हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करता है तो हमें पता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पूरक हैं, तो वो वापस चिपक सकते हैं। तो उनको चिपकने से रोकने के लिए कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं SSB प्रोटीन, और ये SSB प्रोटीन होती हैं ये सिंगल स्ट्रैंड के साथ जुड़े जाती हैं। इसी कारण से SSB प्रोटीन को हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये SSB प्रोटीन है इन सिंगल स्ट्रैंड से जुड़े जाती हैं। तो तीसरे चरण के अंतर्गत एकल रज्जुक या सिंगल स्ट्रैंड से SSB प्रोटीन जुड़कर उन्हें पुनः चिपकने से रोकती हैं। अब इस हेलिकेज एंजाइम के द्वारा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। दोस्तों जो दोनों स्ट्रैंड अलग किए गए हैं ये सांचे की तरह कार्य करेंगे और अर्थात टेम्पलेट के रूप में कार्य करेंगे। तो ये दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं ये सांचे की तरह कार्य करेंगे अर्थात टेम्पलेट के रूप में कार्य करेंगे। इस कारण से डीएनए के इन दोनों स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। दोस्तों ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक तो ऐसा स्ट्रैंड जिसकी जो ध्रुवता है वो 3' to 5' की दिशा में है, और एक ये वाला स्ट्रैंड है जिसकी ध्रुवता 5' to 3' की दिशा में है।
तो जो 3 डेज टू 5 डेज की दिशा में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस पर बनने वाला जो नया डीएनए स्ट्रैंड है वो लगातार बनेगा, क्योंकि नया डीएनए स्ट्रैंड है वो हमेशा 5 डेज टू 3 डेज की दिशा में बनता है। इस प्रकार से यदि हम यहां पर देखें तो ये 3 डेज टू ये 5 डेज वाला जो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड पर जो नया डीएनए का स्ट्रैंड होगा वो लगातार बनेगा। इस कारण से इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। डीएनए के इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। जबकि ये दूसरा स्ट्रैंड है, इस पर हमें पता है कि नया डीएनए स्ट्रैंड सदैव 5 डेज टू 3 डेज की दिशा में बनेगा। इस कारण से इस पर जो नया डीएनए स्ट्रैंड होगा वो छोटे छोटे खंडों के रूप में बनेगा और उसे हम कहते हैं ओकाजाकी खंड। तो जिस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ओकाजाकी खंड बनते हैं उस डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कहते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। तो इस प्रकार से टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड जिस पर डीएनए का सतत संश्लेषण होगा, और एक होता है लेगिंग स्ट्रैंड जिस पर डीएनए है छोटे छोटे खंडों के रूप में बनेगा, जिन्हें हम कहेंगे ओकाजाकी खंड। दोस्तों इसके बाद में हमें यह पता चल गया है कि जो डीएनए स्ट्रैंड है वो सदैव 5 डेज टू 3 डेज की दिशा में बनेगा, और नया डीएनए स्ट्रैंड बनाने का जो कार्य करता है वो एक एंजाइम के द्वारा किया जाता है जिसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण प्रारंभ खुद नहीं करवा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आरएनए का एक छोटा सा खंड आवश्यक होता है और उसे हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर का जो निर्माण होता है वो एक एंजाइम के द्वारा किया जाता है जिसे हम कहते हैं आरएनए प्राइमेज एंजाइम। तो यहां पर नेक्स्ट चरण के अंतर्गत आरएनए प्राइमर का निर्माण होगा, और ये निर्माण है एक एंजाइम के द्वारा किया जाएगा जिसे हम कहते हैं आरएनए प्राइमेज एंजाइम। दोस्तों जो ये आरएनए प्राइमेज एंजाइम होता है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 डेज सिरे की तरफ उपस्थित न्यूक्लियोटाइड के अनुसार एक आरएनए का छोटा सा खंड बना देता है, और आरएनए के इस छोटे से खंड को हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। तो ये आरएनए प्राइमर बन गया है। और अब इसके आगे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये न्यूक्लियोटाइड को लगातार जोड़ता जाता है, और जब ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है तो ये वाला स्ट्रैंड है सांचे के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहां पर इस आरएनए प्राइमर पर नेक्स्ट चरण के अंतर्गत जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा, और जिसके कारण से नया डीएनए स्ट्रैंड है ये लगातार बनता जाएगा। इसे कहते हैं हम न्यू स्ट्रैंड का इलोंगेशन। तो नेक्स्ट चरण के अंतर्गत नया डीएनए स्ट्रैंड है उसका निर्माण होगा, और ये निर्माण किया जाएगा एक एंजाइम के द्वारा जिसे हम कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है इसके ऊपर जो नया डीएनए स्ट्रैंड होता है ये लगातार बनता जाता है, क्योंकि इसकी ध्रुवता होती है नए डीएनए स्ट्रैंड की वो 5 डेज टू 3 डेज, और नया डीएनए स्ट्रैंड होता है वो लगातार 5 डेज टू 3 डेज की दिशा में बनता जाता है। लेकिन बात करें हम लेगिंग स्ट्रैंड की अर्थात दूसरे स्ट्रैंड की, इस पर जो नया डीएनए स्ट्रैंड है ये लगातार नहीं बने पाता है, और इस पर जो नया डीएनए स्ट्रैंड है ये छोटे छोटे खंडों के रूप में बनता है, और इन छोटे छोटे खंडों को हम कहते हैं ओकाजाकी खंड। तो ये ओकाजाकी खंड बन रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि नया डीएनए स्ट्रैंड सदैव 5 डेज टू 3 डेज की दिशा में बन रहा है, और इस तरफ यदि हम देखें तो यहां पर 3
होगा। तो इस तरफ से इस तरफ लगातार नहीं बन सकता, क्योंकि 3 डेज टू 5 डेज नहीं बन सकता। तो जैसे जैसे ये हेलिकेज एंजाइम आगे की तरफ चलता जाता है, वैसे वैसे ये वाला स्ट्रैंड तो लगातार बनता जाता है, और जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहां पर दोबारा से एक नए डीएनए खंड का निर्माण हो जाएगा। तो इस पर जो नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है वो छोटे छोटे खंडों के रूप में बन रहा है। तो इस प्रकार से डीएनए का जो संश्लेषण हो रहा है ये 2 प्रकार से हो रहा है। एक हो रहा है सतत संश्लेषण, जो होता है, एक तो हो रहा है सतत संश्लेषण जो कि होता है लीडिंग स्ट्रैंड पर, और एक हो रहा है असतत संश्लेषण। और ये असतत संश्लेषण होता है, ये होता है लैगिंग स्ट्रैंड पर। तो यहां पर सतत संश्लेषण हो रहा है और यहां पर असतत संश्लेषण हो रहा है। तो इस प्रकार से लगातार ये हेलिकेज एंजाइम आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और इस प्रकार से एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनता जाएगा। दोस्तों जब ये हेलिकेज एंजाइम दूसरे छोर पर पहुंच जाएगा तो ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे और यहां पर 2 अलग अलग डीएनए बने जाएंगे। लेकिन यहां पर बनने वाले डीएनए हैं अभी शुद्ध रूप से नहीं बने हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इस वाले की बात करें तो यहां पर एक आरएनए का छोटा सा खंड जुड़ा हुआ है और इसमें तो जो नया डीएनए बना है ये छोटे छोटे खंडों के रूप में बना है। तो सबसे पहले तो हमें इस आरएनए प्राइमर को हटाकर इसकी जगह एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा लगाना है और उसके बाद में इन खंडों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो इन आरएनए प्राइमर को हटाने का कार्य होता है, ये एक एंजाइम के द्वारा किया जाता है और वो किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा। तो नेक्स्ट चरण के अंतर्गत क्या होगा, आरएनए प्राइमर को हटाना, और ये हटाने का कार्य है ये किया जाएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट के द्वारा। और हटाकर इनकी जगह डीएनए खंड जोड़ना, तो ये जोड़ा जाएगा। ये कार्य किया जाएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट के द्वारा। ये हमने पढ़ा था जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पढ़ा था, तो उस समय बताया था आपको कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, ये जो आरएनए प्राइमर होता है उसको हटाता है और उसके जगह पर एक डीएनए का खंड बना देता है। अब इसके बाद में जो ये आरएनए प्राइमर और को हटाकर हमने नया डीएनए बनाया है और ये वाले डीएनए को आपस में जोड़ना है। और इसी प्रकार से यहां पर तो बहुत सारे आरएनए प्राइमर थे और छोटे छोटे खंड थे, तो इनको भी आपस में जोड़ना है। और जोड़ने का जो कार्य किया जाता है वो एक एंजाइम के द्वारा किया जाता है और उस एंजाइम का नाम होता है लाइगेज एंजाइम। तो नेक्स्ट चरण देखें तो जो डीएनए के खंड हैं, इन खंडों को हम लाइगेज एंजाइम के द्वारा, लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट चरण में डीएनए खंडों को हम लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ देते हैं। जब इनको जोड़ दिया जाता है तो यहां पर एक नया डीएनए बन जाता है और नीचे वाला एक नया डीएनए बना लेता है और इस प्रकार से एक डीएनए से 2 डीएनए प्राप्त हो जाते हैं। तो नेक्स्ट चरण में हम लिख देते हैं इस प्रकार, डीएनए से 2 डीएनए प्राप्त हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। दोस्तों कल हमने पढ़ लिया था कि जो ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ये अर्धसंरक्षी होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 नए डीएनए बने हैं इसमें से एक डीएनए का स्ट्रैंड है ये पुराने वाले डीएनए से प्राप्त हुआ है और एक डीएनए का स्ट्रैंड है वो नया संश्लेषित हुआ है। इस कारण से इस प्रकार के रेप्लिकेशन को हम अर्धसंरक्षी प्रतिकृतिकरण या सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।